हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ की कॉमिक डंडक वन। एक्चुअली बाकेलाल कंप्लीट हो चुका था वैसे, लेकिन उसकी 3 कॉमिक्स रह गई हैं जो कि मैं बैक टू बैक डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल की कॉमिक्स डंडक वन। संजय गुप्ता पेश करते हैं डंडक वन, हास्य सम्राट बाकेलाल का हास्य कॉमिक। विशालगढ़ के हजारों शत्रु हैं। हर शत्रु देश या राजा विशालगढ़ को समृद्ध व शक्तिशाली देखकर उससे ईर्ष्या करता है। शत्रु राज्यों की यही कोशिश रहती है कि किस प्रकार विशालगढ़ को कमजोर किया जाए। राजा विक्रम सिंह को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली कि एक शत्रु राज्य चिंच पोंकली का गुप्तचर समय सिंह वेश बदलकर राज्य में आया हुआ है। राजा विक्रम सिंह ने उस गुप्तचर का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी बाकेलाल को। और बाकेलाल जी, गुप्तचर समय सिंह की तलाश मेरे सैनिक विशालगढ़ के चप्पे चप्पे पर कर रहे हैं, किंतु मुझे संदेह है कि कहीं वो डंडक वन में ना जा छुपा हो। तो फिर तुम उसे डंडक वन में क्यों नहीं ढूंढते? डंडक वन में एक क्रोधित डंडक ऋषि का वास है। सब उससे डरते हैं, इसलिए उस ओर जाने को कोई तैयार नहीं होता। मैं उन्हें उस ओर जाने को मनाने में लगा हुआ हूँ। ओह, ये बात। मैं ऋषियों से नहीं डरता। मुझे बताओ कि डंडक वन कहाँ है, क्योंकि महाराज ने मुझे उसे पकड़ने के लिए 2 दिन का समय दिया। अब उसे पकड़ना मेरे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। डंडक वन इसी दिशा में कहीं है। तो मैं चला डंडक वन में उस गुप्तचर समय सिंह की खोज करने। बच्चे बाकेलाल, मैंने सुना है कि डंडक वन में प्रवेश करने वाले को डंडक ऋषि कोई ना कोई दंड अवश्य देते हैं, और ये बात मैंने तुझे नहीं बताई। डंडक बाकेलाल डंडक वन में प्रवेश कर चुका था। पता नहीं कब मरेगा मुच्छड़ और कब बनूंगा मैं विशालगढ़ का राजा। यहाँ तो कहीं भी गुप्तचर समय सिंह का कोई सुराग नहीं मिल रहा। भूख और प्यास से बुरा हाल हो रहा है, किंतु यहाँ ना खाने को कुछ है ना पीने को। अरे वाह, फलों से लदा वृक्ष। पहले पेट की श्रद्धा शांत करूं, किंतु ये क्या। बाकेलाल द्वारा उछाला गया पत्थर फल को न लगकर साएं जाकर लगा वहां तपस्या करते एक ऋषि को। आनंद आनंद, तृप्ति तृप्ति। हे। बाकेलाल ने दूसरा पत्थर उछाला। यह सीधा फल पर जाकर लगेगा। साएं, तड़ाक। आनंद आनंद, तृप्ति तृप्ति। हे। कमाल है, मेरे निशाने को क्या हो गया है। फिर तो बाकी पत्थर मारते मारते थककर चूर हो गया। साएं साएं। और ऋषि पत्थर खाते खाते आनंद आनंद, तृप्ति। ही 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 ही। लगता है यहाँ अपनी दाल निगलनी गलेगी, वापस लौटता हूँ। लेकिन तभी, अरे ये क्या, मेरी टांगे झाड़ियों ने पकड़ ली। भूत भूत। अरे ये खड़ा हूँ किसने मारी? खड़ाक। मैंने, क्योंकि तू इस वन का नियम तोड़कर वापस लौटने की बात कर रहा था। किंतु आप कौन है? दंडक ऋषि। इस वन क्षेत्र में आने पर आगंतुक को मैं दंड देता हूँ। मुझे क्या दंड देंगे, ये तो तेरे अपराध पर निर्भर करता है। किंतु अपराध तो मैंने किए ही नहीं कोई। चूंकि दंड देने के लिए अपराध करना आवश्यक होता है, इसलिए पहले तुझे अपराध ही करना होगा। वैसे तो मैं तुझे कोई कड़ा दंड देता, किंतु तूने मुझे बहुत सारे पत्थर मार मार कर मेरा पेट भर दिया, जिससे मैं प्रसन्न हो गया, क्योंकि मैं कब से भूखा था। दरअसल मेरा पेट मार या पत्थर खाकर ही भरता है। अब मैं तुझे तेरा अपराध बताता हूँ। जा, जल्दी से जा, और सबसे पहले जो भी मानव दिखे उसे एक जोरदार तमाचा लगाकर वापस आ। यही तेरा अपराध है। फिर मैं तुझे इस अपराध का दंड दूंगा। मैं तो भाग जाऊंगा। अगर तूने भागने की चेष्टा की तो विशालगढ़ में रहने वाले सारे कौवे तुझे एक एक बार आकर टोंग मारेंगे। मैं चाहता हूँ। बाके डंडक वन से जैसे ही बाहर निकला, ओह, पहला मानव। बाकेलाल ने आओ देखा ना था, तड़ाक। अरे ये तो छद्म वेश में गुप्तचर समय सिंह ही है, पकड़ लो इसे। समय सिंह? किंतु सेनापति, तुम तो कह रहे थे कि समय सिंह डंडक वन में कब मिलेगा। वो बाकेलाल जी, मैंने तो केवल आशंका व्यक्त की थी, किंतु आपने आखिर इसे पकड़वा ही दिया। बाकेलाल वापस डंडक ऋषि के पास पहुंचा। आपने जो अपराध करने को कहा था वो मैंने कर दिया, और अब तुझे उसका दंड भुगतना होगा। और तेरा दंड यह है कि तू मेरी मैली चड्डियाँ और धोतियाँ धोकर सूखने के लिए टांग दे, फिर तू घर जा सकता है। मरता क्या ना करता, बाकेलाल को डंडक ऋषि के मैले वस्त्र धोकर सुखाने ही पड़े। चलो, यहाँ आने से कम एक अच्छा काम तो हुआ, और वो ये कि समय सिंह पकड़ा गया। बाकेलाल डंडक ऋषि द्वारा दिया गया दंड भुगत कर वापिस लौट पड़ा। चलते चलते सहसा ही एक विचार के मन में आती बाकेलाल प्रसन्नता से ठिठक गया। ओह हाँ, क्यों ना मोटे मुच्छड़ को डंडक वन में फंसा दूं। वो मारा पापड़ वाले को, क्या पता उसे ऐसा दंड मिले कि उससे मेरी सारी मुश्किलें ही आसान हो जाए। बाकेलाल बड़ी तेजी के साथ अपनी योजना बनाने लगा। राजा विक्रम सिंह भी आज एक महान तपस्वी ऋषिकेश की सेवा शुश्रूषा में जुटा था। वाह क्या लस्सी है, और साथ में मट्टी खाकर तो मज़ा ही आ गया।
किंतु अब मेरे प्रस्थान करने का समय आ गया है। जैसी आपकी इच्छा, सेवक रजाई गद्दा लाओ। राजन, तूने मुझे रजाई गद्दा दिया, अब तो मैं और भी प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि जीवन में एक बार जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे लिए हलदूत को भेज दूंगा, जो तुम्हारी परेशानी को तुरंत ही हल कर देगा। फिर तो लिहाफ और सिराना भी लाओ। इधर बांकेलाल जैसी डंडक वन से बाहर निकला, अरे वो राक्षस डंडक वन में प्रवेश कर रहा है। मैंने महाराज को डंडक वन में फंसाने की जो योजना बनाई है, उसके लिए मुझे एक राक्षस जैसे मददगार की भी आवश्यकता है। अगर मैं इसे डंडक वन की असलियत बता दूंगा तो ये राक्षस ज़रूर मुझ पर प्रसन्न हो जाएगा। फिर इससे पहले कि वह राक्षस डंडक वन में प्रवेश कर जाता, ठहरो राक्षस भाई, रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाए तो संकट में फंस जाओगे। क्या मतलब? फिर जब बाकेलाल ने राक्षस को वन की हकीकत बताई तो, ओ बाकेलाल, अगर मैंने डंडक वन में प्रवेश कर जाता तो पता नहीं डंडक ऋषि मुझे क्या दंड देता। मेरा नाम कुरूपा है, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकता। अगर तुमने मुझ पर यह एहसान न किया होता तो मैं तुम्हें अभी खा जाता। तो फिर एहसान भूलने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं मानवों का एहसान अधिक समय तक अपने ऊपर नहीं रख सकता। घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? है। तो फिर सुनो, मैं राजा विक्रम सिंह को यहाँ लेकर आऊँगा। तुम उनकी मूंछ का बाल तोड़कर डंडक वन की ओर भाग लेना, फिर यहाँ आकर कहीं छिप जाना। उसके आगे मेरा काम है। राजा विक्रम सिंह की मूंछ का बाल? ओह हाँ, मुझे मंजूर है। राक्षस कुरूपा की आंखों की चमक एकाएक बढ़ गई थी। विक्रम सिंह को डंडक के पास लाने का सबसे आसान तरीका था शिकार का। किंतु बाकेलाल, तुम्हें अचानक शिकार की क्या सूझी? महाराज, थोड़ी देर पूर्व शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई है कि जिसके मुताबिक कुरूपा नामक एक राक्षस विशालगढ़ के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा करने वाला है, और इस भविष्यवाणी के मुताबिक उसकी मृत्यु केवल आपके कारण होगी। किंतु तुम इस ओर कहाँ जा रहे हो? इस ओर तो मैंने सुना है कि डंडक ऋषि का क्षेत्र है। आप ठीक कहते हैं महाराज, किंतु भविष्यवाणी के मुताबिक कुरूपा इसी क्षेत्र में ही कहीं मिलेगा। रुक जाओ रे घोड़ों, आइए महाराज, राक्षस कुरूपा की खोज करें। और तभी राक्षस वहां पहुंचा और उसने विक्रम सिंह की मूंछ से एक बाल उखाड़ लिया। कचाक! उई! राजा विक्रम सिंह, दे अपने मूंछ का बाल। महाराज, यही है वो राक्षस कुरूपा। मैं आपको यही बताने वाला था कि वो आते ही आपकी मूंछ का बाल तोड़ेगा। बाकेलाल, मेरा धनुष बाण उठाकर दो। बाकेलाल ने धनुष उठाकर देने में जानबूझकर विलंब किया। बाकेलाल, कुरूपा तो डंडक वन के क्षेत्र में चला गया है। महाराज, उसे खत्म करना आवश्यक है, चाहे उसे डंडक वन में ही जाकर क्यों ना खत्म करना पड़े। विक्रम सिंह को डंडक वन में प्रवेश करना ही पड़ा। तो मैं राज्य की भलाई के लिए डंडक वन क्षेत्र में जाता हूँ। मैं यहीं रुककर आपकी प्रतीक्षा करता हूँ। वो मारा पापड़ वाले को, अब तो मोटे को डंडक ऋषि कोई ना कोई दंड दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। परंतु ये कुरूपा कहाँ चला गया? कुरूपा को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। इसे कहते हैं भाग्य। मैं तो विशालगढ़ में आई राजा की मूंछ का बाल प्राप्त करने था। मूंछ का बाल कितनी सरलता से मिल गया। विक्रम सिंह तेजी के साथ कुरूपा की खोज में करता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। कहाँ चला गया ये कुरूपा कमकत? एक बार दिख तो जाए। तभी ये चीखने का स्वर किसका है? कहीं ये राक्षस कुरूपा ही तो नहीं? अरे दुष्ट, मैं डंडक ऋषि हूँ। तू मेरे ऊपर खड़ा है और मेरा दम निकल रहा है। ओ डंडक ऋषि! राजा विक्रम सिंह तुरंत उसके ऊपर से हट गया। डंडक ऋषि क्रोध से कांपता उठ खड़ा हुआ। दुष्ट, मैं यहाँ शवासन कर रहा था। एक तो तूने मेरे आसन में व्यवधान उत्पन्न किया, दूसरे तूने मुझे राक्षस कहा। तुझे तो भयानक दंड दूंगा। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। क्षमा नहीं, मृत्यु दंड। तुझे मैं मृत्यु दंड देता हूँ। मृत्यु दंड? अरे बाकी ये किस संकट में फंसा दिया। किंतु तुझे मृत्युदंड दिया है तो अब तुझे वैसा अपराध भी करना पड़ेगा। अपराध? हाँ, मृत्युदंड के लिए तुझे हत्या का अपराध करना होगा। हत्या? मैं तो मच्छर भी नहीं मार सकता। ये सब मैं नहीं जानता। तुझे मृत्युदंड तो भुगतना ही पड़ेगा, और मृत्युदंड तभी मिलेगा जब तू किसी की हत्या कर देगा। हा। नहीं, मैं हत्या नहीं कर सकता। अगर तूने हत्या ना की तो तेरे सबसे प्रिय, जिसे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसके अंगों में विकार आने लगेंगे। नहीं, जब ये विकार बढ़ जाएंगे तो आखिर में वो मर जाएगा और इसकी हत्या का पाप तुझे ही लगेगा। तब उसकी हत्या का दंड मैं तुझे मृत्युदंड के रूप में दूंगा। नहीं, आप चाहे तो मुझे मृत्युदंड दे दें, किंतु ऐसी शर्त ना रखें। अब तू जा, नहीं तो मैं तुझे ततैयों से कटवा दूंगा। ये ऋषि अब मेरी एक नहीं सुनेगा। राजा, चल बाकेलाल के पास। वो कमगर राक्षस तो मिला नहीं, ये एक नई मुसीबत गले पड़ गई। बाकेलाल डंडक वन की सीमा पर ही राजा विक्रम सिंह की प्रतीक्षा कर रहा था। बाकेलाल, मोटे को दंड मिल गया होगा। और ये जानकर कि मिलने वाला दंड मृत्यु दंड है तो बाकेलाल तो नाच ही पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। मोटा तो मरेगा, इसके साथ ही इसका एक प्रिय भी मरेगा, यानी या तो रानी स्वर्णलता या पुत्र मोहक। बाकेलाल, हुड़प्पा दिखिए हो।
महाराज, ये तो गंभीर समस्या है। अगर आप हत्या नहीं करते तो रानी जी या पुत्र मोहक में से आपके एक प्रिय के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। किंतु मैं हत्या नहीं करूंगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिर डंडक ऋषि के कारण इस बार मैं विशालगढ़ का राजा बनने ही वाला हूँ। लेकिन किंतु परंतु ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे एक आंख से दिखाई देना क्यों बंद हो गया? बाकेलाल, तुम्हारी एक आंख बंद हो गई है क्या? ये तो खुल ही नहीं रही। तो क्या मैं काना हो गया हूँ? तो क्या मेरी आंख में विकार आ गया? मुझे श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही है। हाँ बाकेलाल, तुम्हारी नाक का एक छेद बंद हो गया है। मेरे दांतों में भयानक पीड़ा होने लगी है। कान में भी दर्द शुरू हो गया। बाकी ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ क्यों मुड़ गया? बाकी इसे तो लकवा मार गया लगता है। ये सारे विकार मेरे शरीर में क्यों पैदा हो रहे हैं? महाराज, सच सच बताइए कि आपका प्रिय व्यक्ति कौन है? बाकेलाल, तुम ही तो हो मेरे सबसे प्रिय। तुम्हारे बाद मोहक और फिर रानी। विक्रम सिंह का जवाब सुनकर बाकेलाल पर तो जैसे गाजी गिर पड़ी। नहीं, उसकी तो हो चुकी थी सिट्टी पिट्टी ही गुम। बाकेलाल, होश में आऊं? अब क्या होश में आऊं महाराज? अब तो हमेशा के लिए होश खोने का वक्त आ गया है। महाराज, अब तो हत्या करना आवश्यक है, अन्यथा मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। नहीं बाकेलाल, मैं हत्या जैसा अपराध कभी नहीं कर सकता। चलो, ये भी अच्छा है कि हम साथ साथ ही मरेंगे। किंतु महाराज, फिर विशालगढ़ का क्या होगा? कुछ तो उसके बारे में सोचिए। मोटे मोहन जाओ। दोनों महल में आ गए। राजवैद, बाकेलाल के विकारों का तुरंत उपचार करो। क्या हुआ इन्हें? फिर जैसे ही राजवैद को सारी बातों का पता चला, बेटे बाकेलाल, आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक दिन तू मेरी वैदगिरी की पुस्तकें चुराकर वैद बन गया था, आज बदला लेने का समय है। बाकेलाल, घबराओ मत, मेरे पास सभी विकारों का उपचार है। मुंह खोलो ताकि नाक के विकार को दूर करने की औषधि नक चढ़ी तुम्हारे मुंह में डाल दूं। थोड़ी कड़वी है पर करेले से थोड़ी कम। कमबख्त राजवैद, देख लूंगा तुझे भी। लहसुन के साथ गर्म किया गर्मा गर्म तेल कान के दर्द के लिए। उपचार के पश्चात, महाराज, मुझे अंतिम बार बता दें कि आप दंडक ऋषि से मृत्युदंड पाने के लिए किसी की हत्या करेंगे या नहीं? बाकेलाल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हत्या नहीं करूंगा। महाराज, आप धन्य हैं। मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप हत्या करेंगे या नहीं, किंतु मुझे आप पर गर्व है कि आप मेरी मृत्यु के पश्च पर भी किसी निर्दोष इंसान की हत्या करने को तैयार नहीं। राजा हो तो ऐसा ही। दिल कर रहा मोटे को गला भींच कर मार डालूं, मगर कमकत मोटे का गला दबाना भी तो आसान नहीं है। बाकीलाल विक्रम सिंह से विदा लेकर अपने कक्ष में आ गया। ये तो अपनी चली चाल में आज तू ही फंस गया बेटे बाकीलाल। मोटे के साथ तूने अपनी जान भी संकट में फंसा ली। अबे लांती, अभी भी ये कर रिया है? बाकी कुछ कर, वरना राजा तो मृत्युदंड के बाद जाएगा ही, साथ में तू भी मरेगा। देख देख बाके, कैसा खंडहर सा दिखने लगा है तू। ओह, क्यों ना राजा को किसी की हत्या करने के लिए विवश कर दूं? क्यों ना चिंचपोकली के राजा अभिमानी सिंह को ही उकसा दूं, जिससे कि वो युद्ध करने आ पहुंचे। तब तो महाराज को युद्ध करना ही पड़ेगा, और युद्ध में महाराज के हाथों से एक नहीं कई हत्याएं होंगी। इससे महाराज को मृत्युदंड भी मिल जाएगा और मैं भी विकार मुक्त हो जाऊंगा। राजा अभिमानी सिंह तो था ही इस अवसर की तलाश में। मैं गधा सेना लेकर युद्ध करने पहुंच जाऊंगा। आह, मुझसे घोड़े पर नहीं बैठा जा रहा, शायद नीचे कोई फंसी निकल आई है। शीघ्र ही। महाराज, गजब हो गया, चिंचपोकली के राजा अभिमानी सिंह ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। सेना तैयार करो। अभिमानी सिंह ने गधों की पूंछ पर आतिशबाजियां बांध कर उन्हें विक्रम सिंह की सेना पर छोड़ दिया। टैचू टैचू फट फटाक पटाक था। गधे पागल हो गए, भागो। हा। राजा विक्रम सिंह की सेना को मेरी गधा सेना ने पछाड़ दिया। डस्ट, तू मुझे नहीं पछाड़ पाएगा। महाराज, जल्दी कीजिए, इस शत्रु का सिर कलम कर दीजिए। पाकेलाल, धोखेबाज, तू अपने राजा का साथ दे रहा है। तूने तो कहा था कि तो अवसर देख कर तो मैं स्वयं ही राजा से विक्रम का सिर उड़ा देगा। वो तो तुझे यहाँ लाने की मेरी चाल थी। महाराज, जल्दी करें, इसका सिर धड़ से जुदा कर दे। दोनों की तलवारें आपस में टकराईं, लेकिन दुर्भाग्य, विक्रम सिंह की तलवार टूट गई। है राजा विक्रम सिंह, तेरी तलवार तो कच्ची निकली। ये तो अपशकुन हो गया। अब तू नहीं बचेगा राजा विक्रम सिंह। खचाक। बाकेलाल के तो पसीने छूट गए। ये तो उल्टी गंगा बह निकली। मोटा गलत समय पर मारा गया। अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि मोटे द्वारा अभिमानी सिंह की हत्या के पश्चात ही मेरे विकार दूर होने थे। लेकिन ये क्या? अरे, विक्रम सिंह तो राक्षस कुरूपू में परिवर्तित हो गया। ये तो कुरूपा है जिसकी तलाश में मैंने गुप्तचर को भेजा था। तुम इसे कैसे जानते हो? कुरूपा ने चिंचपोकली में आतंक मचा रखा था। तब ऋषि प्रसन्न देव को प्रसन्न करके मैंने ये तलवार प्राप्त की थी, जिससे इसे मारा जा सके। तलवार का पता चलते ही कुरूपा भागकर यहाँ आ गया था। इसकी तलाश करने के लिए मैंने समय सिंह को भेजा था, ताकि इसका पता लगाकर इसे मारा जा सके। राक्षस कुरूपा, तू राजा विक्रम सिंह कैसे बन गया?
तुमसे बचने के लिए मैं राजा की मूंछ के बाल पर जादू चलाकर विक्रम सिंह जैसा बन गया था। फिर रात में आकर मैंने असली राजा विक्रम सिंह को मूंछ जितना छोटा बनकर अपनी घनी मूंछों में कैदी बना लिया। मेरी मृत्यु के साथ ही विक्रम सिंह का जादू टूट जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। राक्षस कुरूपों के मरते ही मूंछ में से प्रकट हो गया असली राजा विक्रम सिंह। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि विक्रम सिंह जीवित है। हे बाकेलाल। अब बाकेलाल को भी झूठ बोलकर अपनी गर्दन बचानी पड़ी। मुझे कुरूपा का रहस्य पता चल गया था। अब समझे महाराज कि मैंने आपको युद्ध के लिए आमंत्रित क्यों किया था, ताकि आपका शत्रु राक्षस कुरूपा मारा जा सके। यहाँ आकर मेरा सबसे बड़ा शत्रु कुरूपा मारा गया, ये मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं विशालगढ़ से युद्ध का विचार त्याग कर मित्रता का प्रस्ताव रखता हूँ। हमें मित्रता कबूल है। बेड़ा गर्क। राजा अभिमानी चला गया। तभी बाकेलाल लड़खड़ाकर गिर पड़ा। महाराज, दंडक ऋषि के कारण शायद मेरा अंत भी आ गया है। नहीं बाकेलाल, ऐसा मत कहो। मेरी आवाज़ भी चली गई। हे भगवान, बाकी के प्राणों की रक्षा कर। सहसा ही विक्रम सिंह को ऋषिकेश का स्मरण हुआ है। हे ऋषिकेश, मेरी मदद करें। लेकिन ये क्या, हलदूत के स्थान पर यह तो मृत्यु दूत प्रकट हो गया। हा 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 राजा, अब तू जीवित नहीं बचेगा। महाराज बचिए। राजा विक्रम सिंह के खतरा भापकर युद्ध को तैयार हो गए। दुष्ट, तेरी ये मजाल। साए खचा। इसी के साथ मृत्युदूत हो गया गायब। अरे, ये मृत्युदूत कहाँ गया? तब ऋषिकेश का सर गूंज उठा। वत्स विक्रम सिंह, ये मृत्युदूत नहीं हलदूत था, जिसे तुम्हारी समस्या हल करने के लिए मैंने ही भेजा था। मृत्युदूत ने तुम्हारे हाथों से अपना वध करवाकर तुम्हारी समस्या हल कर दी। इससे तुम्हें हत्या का पाप भी नहीं लगा, क्योंकि हलदूत कभी मरता नहीं है। महाराज, मेरे सारे विकार दूर हो गए। मेरा बाकेलाल ठीक हो गया। सैनिक, शमशान वाले को जाकर मना कर दो कि मैंने जो लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए कहा था, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। और अब मरेगा मुच्छड़ ऋषि दंडक के हाथों मृत्यु दंड पाकर। बाकेलाल, अब मैं दंडक बन जा रहा हूँ मृत्यु दंड प्राप्त करने। भूल चूक क्षमा करना। ठीक है महाराज। किंतु महाराज, अपने ससुराल से रानी जी व पुत्र मोहक सिंह को बुला लेते। नहीं सेनापति, उन्हें यह समाचार बाद में देना। चलो बाकेलाल, मुझे दंडक वन तक छोड़ दो। दंडक वन की सीमा पर। महाराज, दंडक ऋषि से कह दीजिएगा कि वो आपका शव भी दफना दें, क्योंकि दंडक ऋषि के भय से कोई शव लेने भी भीतर नहीं आएगा। कहीं आपका शव चील कौए न खा जाए। फिर आ गया तू राजा विक्रम सिंह। जा, लटक जा उस फंदे में। अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरे राज में भयानक सूखा पड़ेगा। राजा विक्रम सिंह ने फांसी का फंदा गले में डाल लिया। अच्छा विशालगढ़ वासियों, अप्पा हुड़ चल दे हैंगे। दंडक ऋषि ने विक्रम के पाँव के नीचे के स्थान को रिक्त कर दिया, लेकिन तभी धम। ओह, ये क्या, फंदा टूट गया। और मैं शाप मुक्त हो गया। शाप? देखते देखते दंडक ऋषि राजा में बदल गया। हाँ राजन, मैं दंड देश का राजा दंडक हूँ। मुझे किसी भी अपराध का सही दंड देना नहीं आता था। एक दिन मैंने चोरी के अपराध में एक युवक को फांसी का दंड दे दिया, जिससे उसके गुरु ऋषि खुंदक जी महाराज ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया कि राजन, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जब तक तू किसी अपराध का सही दंड देना नहीं सीख जाता, तब तक तू ऋषि वेश में इस राज्य के बाहर जाकर रहेगा। हाँ। तब मेरी क्षमा याचना पर उन्होंने कहा, राजन, जब तू किसी राजा को उसके किसी अपराध का सही दंड दे देगा और वह स्वयं ही आकर प्रसन्नतापूर्वक दंड भुगतान स्वीकार कर लेगा, तो तेरा शाप खत्म हो जाएगा। इस प्रकार मैं दंडक ऋषि बनकर यहाँ आकर रहने लगा और किसी अपराध पर सही दंड देने के तरीके सीखने लगा। ऐसा करते करते मुझे अब अपराध का सही दंड देना आ गया। फिर जब मैंने तुमको मृत्यु दंड दिया तो मैं शाप मुक्त हो गया। है। मगर बेचारे बाकेलाल को जब यह हकीकत पता चली तो उस बेचारे का तो दिल ही टूट गया। बेड़ा गर्क। बाकी अब देख पुच्ची, क्योंकि दंडक वन में तुम ही मुझे लाए थे। पुच्ची तो मैं भी लूँगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ की अगली कॉमिक्स में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।